Hello students, welcome to the lecture series of Indian Traditions, Culture and Society. My name is Dr. Rajiv Rajput. आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और आज से हमारा सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आज के जो हमारे कंटेंट रहेंगे उसमें सबसे पहले है हमारा स्टेट इन एंशिएंट इंडिया और इंडिया के अंदर जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ उसके लिए 4 थ्योरीज दी जाती हैं। तो उन 4 थ्योरीज को यहाँ देखेंगे, इवोल्यूशनरी थ्योरी, फोर्स थ्योरी, मिस्टिकल थ्योरी एंड कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें टोटल कितने स्टेजेस थे। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू कर लेते हैं और इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। इंडिया के अंदर जो हमारा एंशिएंट इंडिया रहा है उसमें स्टेट का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ? क्या एकदम से हो गया, अचानक से हो गया, है ना? तो उसके पीछे क्या लॉजिक है या जो हमारे थिंकर्स रहे हैं या फिलोसोफर्स रहे हैं उन्होंने लिटरेचर में क्या लिखा है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। When a large number of human beings live together, there is need for some rule and regulations. तो ये हमको पता ही है, लास्ट सेमेस्टर में आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा था, है ना? वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन की बात करी थी और वहाँ पे भी हमने ये देखा था कि जब ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रहता है, तो वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना? तो जब एंशिएंट इंडिया में भी ह्यूमन बीइंग ने सोसाइटी में रहना शुरू कर दिया, इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन की आवश्यकता महसूस हुई। So, since early days, there is a realization in India that there has to be society governed by some commonly agreed rules and regulations. तो बहुत पहले से ये ज़रूरत महसूस की जाने लगी कि इंडिया के अंदर जो भी एंशिएंट इंडिया के अंदर जो भी सोसाइटी बने, उसके अंदर कुछ रूल एंड रेगुलेशन हो, जिसको सब लोग जो हैं एग्री करें। However, such a society is only loosely regulated. It is governed by custom and practices. सोसाइटी तो बनी, लोग एग्री भी हुए एंशिएंट इंडिया में, लेकिन वो सोसाइटी बेसिकली जो है कस्टम और प्रैक्टिसेस जो और पहले से चले आ रहे थे, उन्हीं के बेस पे सोसाइटी जो है आगे चल रही थी। लॉज जो है इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए गए थे। देयरफॉर सम मोर रिगरस ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड। लेकिन फिर ये सोसाइटी के अंदर जरूरत महसूस की जाने लगी कि एक रिगरस ऑर्गेनाइजेशन हो, एक वेल अरेंज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन जो है स्ट्रिक्टली फॉलो हो। तो सम मोर रिगरस ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड, अ सिस्टम कॉल्ड स्टेट इन पॉलिटिकल थॉट, a political system with a legal sanction and foundation, a system ruled by law. तो यहीं से ये डेफिनेशन आ गई स्टेट की, a political system with a legal sanction and foundation. एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बने जो रूल एंड रेगुलेशन से गवर्नड हो, जिसमें रूल एंड रेगुलेशन जो है फॉलो किए जाएं। फिर उसके बाद जब हमने देखा, अभी हमने देखा कि सोसाइटी बन गई थी, रूल एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट महसूस की जाने लगी, तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे-धीरे स्टेट और राज्य का फॉर्मेशन हुआ, है ना? तो यहाँ पे हम राज्य जो बोल रहे हैं बेसिकली, आज की डेट में अगर हम किसी ऐसे एरिया को डिफाइन करते हैं जहाँ पे लोग रहे हैं, तो बेसिकली हम उसको होल लेवल पे क्या बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं। लेकिन एंशिएंट इंडिया में उसको राज्य बोला गया है। तो राज्य को आप जो है अगर एंशिएंट इंडिया के नजरिए से देखें तो राज्य को आप देश या कंट्री से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो जो स्टेट और राज्य था एंशिएंट इंडिया में, उसके कई सारे सेवरल डायमेंशंस थे। उसमें ड्यूटीज और राइट्स बताए गए थे दोनों के लिए। एक तो जिनके ऊपर रूल्ड किया जाएगा और जो रूलर्स होंगे, है ना? मतलब राजा और प्रजा दोनों के अधिकार बताए गए हैं और दोनों की ड्यूटीज बताई गई हैं। सोसाइटी और समाज has its own components, the different communities and functional units called वर्न्स और कास्ट। जब एंशिएंट इंडिया में हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी जो है राज्य बनने से पहले हुआ करती थी, तो उन सोसाइटी का अपना जो है कंपोनेंट हुआ करता था, अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसमें कुछ फंक्शनल यूनिट्स हुआ करती थी और सोसाइटी के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो थी, वो एक साथ रहती थी। जो हम फंक्शनल यूनिट की बात कर रहे हैं, फंक्शनल यूनिट्स बेसिकली वर्न्स को कहा गया है, कास्ट को कहा गया है ना? जाति को कहा गया है।
तो एंशिएंट इंडिया में अगर हम देखें तो एंशिएंट इंडिया के अंदर लोगों को कास्ट के अंदर डिवाइड किया गया था, लेकिन ये जो कास्ट थी ये बेसिकली जो थी वर्क के बेस पे थी, है ना? तो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ये या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 कास्ट एंशिएंट इंडिया से चली आ रही हैं, है ना? तो बेसिकली ये जो कास्ट थी या ये जो वर्ण थे, ये काम के बेस पे थे कि पर्सन जिस तरह का काम करेंगे, उस तरह से उनको कास्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर एंशिएंट इंडिया में जो सोसाइटी उसका एक अपना स्ट्रक्चरल यूनिट थी और इस स्ट्रक्चर के अंदर फैमिलीज आती थी। फिर मैरिजेस जो होती थी आपस में, है ना? उनके बारे में बात की गई है। जो कस्टम और प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते थे, वो भी सोसाइटी का स्ट्रक्चरल पार्ट है। और कस्टम और प्रैक्टिसेस में जैसे इनहेरिटेंस, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो चीज़ें पास हो रही हैं, जो कस्टम प्रैक्टिसेस पास हो रहे हैं। फिर जो मैरिज के लिए प्रोसेस अपनाया जा रहा है, रिचुअल्स अपनाए जा रहे हैं, है ना? मॉर्निंग किसी की डेथ हो गई तो उसके लिए क्या रिचुअल्स अपनाए जा रहे हैं, ठीक? तो ये सब क्या था? सोसाइटी का स्ट्रक्चरल पार्ट था। और साथ में ही फाइनली अ फ्रेमवर्क ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ, फॉर एग्जांपल द आश्रम व्यवस्था laid down in the Hindu society as an ideal organization of an individual's life। और साथ में सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन बीइंग थे, है ना? उनके जो एज को अगर हम 100 इयर्स में 100 इयर्स एवरेज एज माने तो ह्यूमन बीइंग को 4 आश्रम व्यवस्था में डिवाइड किया गया था। उसकी पूरी लाइफ को 4 आश्रम्स में डिवाइड किया गया था। ये जो आश्रम व्यवस्था है, बेसिकली हम लोग जो है फर्स्ट यूनिट में ही आगे हमारा टॉपिक आएगा, तो आश्रम व्यवस्था को वहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब अगर हम देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ थिंकर्स थे, जैसे प्लेटो हो गया आपका, एरिस्टोटल हो गया, ये फिलोसोफर या थिंकर्स थे, तो इनके लिए स्टेट जो है, राज्य जो है, हैज़ बीन द की कांसेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि ये फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते पढ़ाते थे, है ना? तो इनके लिए स्टेट का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, स्टेट का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। So one of the most important topics in political science has been the origin and evolution of the state। तो पॉलिटिकल साइंस का एक ये इम्पोर्टेंट इशू है या सब्जेक्ट है जिसमें जनरली जो फिलोसोफर्स होते हैं वो यही जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, राज्य कैसे बने होंगे, ठीक है? फिर एंशिएंट इंडिया में अगर हम अपने इंडियन फिलोसोफर्स की बात करें तो लाइक भीष्म, नारद, बृहस्पति, कौटिल्य, कमांडका, ये इंडिया के फिलोसोफर्स रहे हैं, है ना? और तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इन्होंने कई तरह का लिटरेचर लिखा और इन्हीं थिंकर्स और इन्हीं फिलोसोफर की राइटिंग के बेस पे 4 थ्योरीज डिटेक्ट की गई हैं और उन 4 थ्योरी के बेस पे हमें ये पता चलता है कि स्टेट का ओरिजिन किस तरीके से हुआ होगा और स्टेट का फॉर्मेशन या स्टेट का एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ होगा। तो ये 4 थ्योरी हैं बेसिकली आपका इवोल्यूशनरी थ्योरी, फोर्स थ्योरी, मिस्टिकल थ्योरी एंड कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इन थ्योरीज को हम वन बाय वन जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनरी ओरिजिन, ठीक है? इसको शॉर्ट में इवोल्यूशनरी थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, ये ओल्डेस्ट थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्टेट इन इंडिया, है ना? जो इंडिया के अंदर स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, उसके लिए सबसे पुरानी थ्योरी यही है। और ये जो थ्योरी है, ये अथर्ववेद के अंदर मेंशन्ड है। तो जैसा आप लोग जानते ही हैं, अथर्व सॉरी अथर्ववेद के अंदर मेंशन है और अथर्ववेद में भी जो हमारा 10th हाइम है या 8th चैप्टर है, ठीक है? अथर्ववेद का जो 8वां चैप्टर है, उसका जो 10th हाइम है, हाइम माने श्लोक हो गया या मंत्र हो गया। तो 10th हाइम के अंदर इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ द स्टेट का हमें जो है कॉन्सेप्ट मिलता है। तो अब ये थ्योरी क्या कहती है, इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द स्टेट इज द रिजल्ट of evolutionary progress and it didn't originate at a fixed time। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो इंडिया के अंदर राज्यों का निर्माण हुआ, जो राज्य बनना शुरू हुए, वो एक इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस है, ठीक है? और ऐसा नहीं हुआ कि स्टेट एकदम से बन गए, एक फिक्स टाइम में बन गए, ठीक? इवोल्यूशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं डेवलपमेंट,
है ना। और ये जो डेवलपमेंट हुआ ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। अब जैसे मैं इवोल्यूशन को आपको एक साइंस का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में साइंस पढ़ी है तो उसमें आपने बायोलॉजी में इवोल्यूशन पढ़ा होगा कि ह्यूमन बीइंग जो है अर्थ के ऊपर कैसे इवॉल्व हुए, ठीक? तो साइंस ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग के जो एंसेस्टर थे वो मंकी या एप्स थे। वो मंकी 4 पैरों पे चलते थे। धीरे-धीरे उनके अंदर प्रोग्रेस होती गई, उनके अंदर डेवलपमेंट होते गए बॉडी के अंदर, उनके अंदर इवोल्यूशन होता गया जिससे वो धीरे-धीरे 4 पैरों से 2 पैरों पे आ गए, सीधे खड़ा होना शुरू हो गए, धीरे-धीरे उनकी टेल गायब हो गई और आज की डेट में हम जो हैं वो इवॉल्व हो गए। तो इसको होने में लाखों साल लगे, है ना? तो इवोल्यूशनरी थ्योरी में भी यही बताया है कि स्टेट का फॉर्मेशन जो है वो स्लो प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप हुआ है, ठीक? और अथर्ववेद में कई सारे इवोल्यूशन के स्टेप्स को ट्रेस किया जा सकता है। तो हाइम ऑफ द अथर्ववेद स्टेट दैट अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ वाज द स्टेज ऑफ वैराज और स्टेटलेस स्टेट। अथर्ववेद ये कहता है, अथर्ववेद में जो श्लोक हैं वो ये कहते हैं कि जब राज्य नहीं बने थे, तो राज्य से नहीं बने थे तो उससे पहले क्या रहा होगा? उससे पहले रहा होगा वैराज्य, है ना? राज्य का विलोम शब्द, ठीक? राज्य नहीं है तो क्या है? वैराज्य है। स्टेट नहीं है, स्टेटलेस है, ठीक है? फिर उस टाइम पे क्या था? कंप्लीट एनार्की थी। एनार्की का मतलब ये हुआ कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं थे। लोग जैसे चाहें वैसे रह सकते थे। अब उनको जो मनमानी करनी है, जो काम करना है वो करते थे। लेकिन जब धीरे-धीरे ह्यूमन बीइंग ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, है ना? तो ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है वो स्टेबल हो गई। अब भाई ह्यूमन बीइंग ने इतनी मेहनत से फसल उगाई है तो उसकी देखभाल करेगा, उसमें पानी लगाएगा, इरिगेशन करेगा, है ना? जब वो फसल पक जाएगी तो उसको हार्वेस्ट करेगा, उसमें से ग्रेन्स को अलग करेगा। तो इन सब काम को करने के लिए, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग को उसी पर्टिकुलर प्लेस पे स्टेबल होना पड़ा। और वहाँ से जो है कॉन्सेप्ट शुरू हुआ फैमिली का। तो ह्यूमन बीइंग स्टेबल हुआ, फिर फैमिली बनना शुरू हुई और फैमिली के अंदर एक पर्सन होता था, वो हेड होता था फैमिली का और वो बेसिकली क्या करता था, वो फैमिली के लिए कुछ स्मॉल लेवल पे रूल एंड रेगुलेशन बनाता था। तो फैमिली के अंदर से रूल एंड रेगुलेशन बनना शुरू हुए। फर्दर जब बहुत सारे लोग एक साथ रहने लगे, बहुत सारी फैमिलीज़ एक जगह रहने लगी, देयर इज़ अ नीड ऑफ कोऑपरेशन इन द डिफरेंट रेलम्स ऑफ सोसाइटी लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सभा एंड समिति। जब बहुत सारे लोग रहने लगे, तो सभा और समिति का इमर्जेंस हुआ। सभा के अंदर कौन लोग थे? सभा के अंदर एल्डरली पीपल थे, जो ओल्ड पीपल थे सोसाइटी के और समिति के अंदर सभी अ, एज के लोग थे। और with the emergence of Sabha and Samiti, organized political life began, which finally culminated in the emergence of the state. तो जब सभा और समिति बन गई, तो वहां से ह्यूमन बीइंग की एक पॉलिटिकल लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई और सभा और समिति ने एक तरह से बेस रखा कि अब यहाँ से स्टेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेकंड थ्योरी है हमारी फोर्स थ्योरी। अगर हम फोर्स थ्योरी की बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारे एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो फोर्स थ्योरी को ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में नहीं रख पाए, लेकिन फिर भी उनका ये मानना था फोर्स वाज कंसीडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। सिस्टमैटिक वे में नहीं रख पाए, लेकिन उनका मानना ये था कि जो फोर्स है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण इंडिया के अंदर स्टेट का इवोल्यूशन हुआ। फोर्स को जैसा आप लोग जानते हैं हिंदी में बोलते हैं बल, है ना? बल का मतलब एक आप लगा लीजिए बलवान, है ना? तो जो बलवान होगा, जो शक्तिशाली होगा, वो अपने स्टेट का एक्सपेंशन कर लेगा, है ना? अपने राज्य के ऊपर वो अच्छे से राज करेगा। तो देख लेते हैं फोर्स थ्योरी में क्या कहा गया है। जो अर्लीएस्ट आर्यन थे, है ना? आर्यन मतलब जो बहुत पहले जो इंडियन लोग रहा करते थे, उनको आर्यन बोला गया। ये शायद मेरे ख्याल से जो आपने सुना होगा हड़प्पा सिविलाइज़ेशन, उससे भी पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो आर्यन थे, वो कई ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड थे। क्लैन्स माने समूह, कई समूहों में डिवाइड थे और वो आपस में लड़ते रहते थे। किसके लिए लड़ते थे? पैट एनिमल्स के लिए, स्पेशली फॉर द काऊ, पैट एनिमल के लिए लड़ाई हो गई, पास्चर लैंड के लिए एग्रीकल्चर के लिए लड़ाई हो गई, सेटलमेंट्स, सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इन सब के लिए लड़ाइयाँ उनकी होती रहती थी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग और एबल होता था वॉरियर, वो अपने ग्रुप को क्या करता था? इन लड़ाइयों में लीड करता था, ठीक है?
जो भी एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जो भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है या एबल पर्सन है, वॉरियर है, वो लीड करता था, वो बताता था ऐसे लड़ना है है ना? तो सब उसकी बात मानने लगे, उसको एक स्पेशल स्टेटस मिल गया और ये टेंडेंसी जो है कंटिन्यू रही इन द डेज़ ऑफ पीस आल्सो। जब लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, शांति है, तो उस टाइम पे ये टेंडेंसी कंटिन्यू रही एंड सब्सिक्वेंटली द लीडर बिकेम किंग। तो बाद में वही आगे चल के क्या बना? किंग बना। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे फिलोसोफर था जॉन स्पेलमैन। उसने भी जो है ऋग्वेद और सामवेद को पढ़ा। उसने कई हमारे इंडियन लिटरेचर जैसे ऐतरेय और शतपथा को पढ़ा। उसके बेस पे जॉन स्पेलमैन ने कहा कि जो किंग था एंशिएंट इंडिया में, वो मिलिट्री लीडर हुआ करता था। अपनी आर्मी या अपने ग्रुप का एक लीडर हुआ करता था। ठीक है? बट इट शुड बी क्लियरली मेंशन दैट नन ऑफ द पॉलिटिकल कमेंटेटर गिव अ सिस्टमैटिक एंड वेल निटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द रोल ऑफ फोर्स। लेकिन कोई भी जो थिंकर्स रहे, फिलोसोफर रहे एंशिएंट इंडिया में, वो कोई सिस्टमैटिक आंसर नहीं कर पाए। ठीक है? नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मिस्टिकल ओरिजिन। तो ये मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, जिससे हमें ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में पता चलता है एंशिएंट इंडिया में। और इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो राजा हुआ करता था, है ना? राजा के पास जो है कुछ डिवाइन सैंक्शन मतलब कुछ दैवीय शक्तियाँ हुआ करती थी। और किंग को जो है किंग वाज़ कंसीडर्ड नॉट टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बट हिमसेल्फ अ गॉड हू कंटेन्ड द पावर ऑफ इम्पोर्टेंट गॉड्स लाइक इंद्र, वरुण एंड अग्नि। ठीक है? तो राजा को जो है एक तरह से भगवान माना जाता था और ये कहा जाता था कि राजा के अंदर जो भगवान इंद्र है, वरुण है या अग्नि है ना? उस तरह की पावर है या कुछ जादुई पावर है, मिस्टिकल पावर्स हैं। ठीक? और ये जो क्या कहते हैं मिस्टिकल थ्योरी के बारे में हमें जो मनु ने बुक लिखी थी, जो मनु एक राजा रहे हैं, हुए हैं, उन्होंने कई लिटरेचर लिखा तो उसमें भी हमें ये मिस्टिकल थ्योरी के बारे में पता चलता है। ठीक है? फिर जो बेसिकली राजा हुआ करता था उस टाइम पे, राजा को जो है, जो जैसे हम बोलते हैं ना सामान्य मृत्यु हो रही है, उससे ऊपर रखा जाता था राजा को, है ना? क्योंकि वो राजा क ये माना जाता था कि राजा के पास कई सारी मैजिकल पावर्स हैं। ठीक? फिर उसके बाद राजा जो है वो जो जादुई शक्तियाँ थी राजा के पास, वो राजा के राज्याभिषेक के लिए इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। ये सॉरी कंसीक्रेशन मतलब राजा का राज्याभिषेक। तो ये माना जाता था कि जो जादुई शक्ति जिसने राजा को उनके अभिषेक में एक तरह से व्याप्त कर दिया था और उनके शासनकाल के दौरान उन्हें दोबारा से मजबूत किया था। was restored and strengthened in the course of his reign। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि राजा के पास जादुई शक्तियाँ होती थीं और ऐसे पर्सन को ही बेसिकली राजा बनाया जाता था, जिसके पास दैवीय शक्तियाँ होती थी, है ना? और इसके कुछ हमें एग्ज़ाम्पल भी मिलते हैं जैसे वाजपेयी एंड हॉर्स सैक्रिफाइस अश्वमेध यज्ञ। तो जैसे रामायण के अंदर आपने अश्वमेध यज्ञ का एग्ज़ाम्पल सुना है ना? तो अश्वमेध यज्ञ में बेसिकली हॉर्स को छोड़ दिया जाता था यज्ञ करने के बाद और वो जिस भी टेरिटरी में, जिस भी एरिया में जाता था, वो राजा का होता चला जाता था एरिया। लेकिन अगर कोई घोड़े को पकड़ ले, हॉर्स को पकड़ ले मतलब विरोध कर रहा है उसका, तो फिर वहाँ पे लड़ाई होती थी और जो जीत जाता फिर वो पर्टिकुलर एरिया उसका होता था। तो इस तरह की चीज़ों से ये भी पता चलता है कि राजा जो है, अपने स्टेट को एक्सपेंशन करना चाहता था और राजा अपने स्टेट के लिए प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी जो है, वो चाहता था। और फोर्थ थ्योरी है इसमें कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। Contract theory is the most extensively discussed theory of the origin of the state in ancient India। बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है ये वाली थ्योरी और इसका जो रेफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का, वो हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, दीघा निकाय एंड महावस्तु, उससे भी मिलता है। साथ में ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है लाइक शांति प्रवाह, उसमें भी मिलता है। और कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, है ना? अर्थशास्त्र, ये इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो इसके अंदर भी हमें कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में रेफरेंस मिलता है। ठीक है? अब मैं इसको बहुत सिंपल वे में आपको बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बेसिकली है क्या? तो पहले ये कहा जाता था कि लोगों की जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भरी हुई थी, है ना? सब लोग मज़े में रहते थे, हैप्पी रहते थे।
और ये वाली जो स्टेज है ये काफ़ी टाइम तक चली, एजेस तक चली, लेकिन धीरे-धीरे ये जो हैप्पीनेस वाला स्टेट है ये खत्म होता चला गया। क्यों खत्म होता चला गया? क्योंकि लोगों के बीच में डिफरेंसेस आने लगे और डिफरेंसेस बेसिकली किसके लिए आए? डिस्टिंक्शन ऑफ कलर, है ना? भाई लोगों के स्किन कलर के बेस पे आज आज की डेट में भी क्या होता है? रेसिज्म होता है ना? कि भैया वो जो है बहुत ज़्यादा गोरे हैं, कोई निग्रो हैं, तो आपस में क्या है कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के डिफरेंसेस एंशिएंट इंडिया में भी थे। और जो धीरे-धीरे क्या कहते हैं उनके बीच में और जो लड़ाई का क्या कहते हैं लड़ाई का कारण बना, वो मैंने अभी आपको बताया था कि वो एग्रीकल्चर के लिए, अपने पेट एनिमल्स के लिए, इन सब के लिए लड़ाइयाँ लड़ने लगे, है ना? अब क्या हुआ? People gradually entered into a series of agreement among themselves and set up the institution of the family and private property. अब धीरे-धीरे लोगों के बीच में एग्रीमेंट होने शुरू हुए, ताकि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचा सकें, अपने फैमिली को बचा सकें, है ना? कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनने लगे और फैमिली में आपस में या लोगों में आपस में एग्रीमेंट होना शुरू हो गए। लेकिन उससे फिर अलग तरह की चीज़ें प्रॉब्लम सामने आने लगी। उसमें क्या हुआ? चोरी बढ़ गई, है ना? अदर फॉर्म्स ऑफ अनसोशल कंडक्ट, ऐसा कंडक्ट जो सोसाइटी में नहीं चाहिए, इस तरह के कंडक्ट जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए। तो अब क्या हुआ? अब लोगों को ये लगा कि भई ये प्रॉब्लम तो दूर करनी पड़ेगी, नहीं तो आपस में लड़ाई-झगड़े, डिस्प्यूट्स जो हैं बने रहेंगे। तो पीपल असेंबल्ड एंड एग्रीड टू चूज़ एज़ चीफ अ पर्सन हू वाज़ द बेस्ट फेवर्ड, द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड द मोस्ट कैपेबल। तो लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने में से ही एक पर्सन को चूज़ किया और उसको अपना चीफ या लीडर बना दिया। और ये जो पर्सन था सब लोगों ने जिसको सब लोगों ने फ़ेवर किया, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव था और सबसे ज़्यादा कैपेबल था, ऐसे पर्सन को क्या बना दिया? चीफ बना दिया। अब इन रिटर्न दे एग्री टू कंट्रीब्यूट टू हिम अ पोर्शन ऑफ देयर पैडी। अब जब उसको चीफ बना दिया, तो उसका मेन काम क्या हो गया? लोगों के डिस्प्यूट्स को दूर करवाना। और जब लोगों के डिस्प्यूट्स को दूर करवाने का काम चीफ को मिल गया या लीडर को मिल गया, तो जो बाकी के लोग थे, वो अपने पैडी का कुछ पोर्शन उस पर्सन को देने लगे, है ना? तो मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भई आप जो है हमारे डिस्प्यूट्स को खत्म करवाओ, उसके बदले में हम अपनी क्रॉप का कुछ हिस्सा आपको देंगे। और बेसिकली 3 तरह के उसमें चीफ चुने जाने लगे। वो 3 टाइटल हैं महासामता, खेतिया एंड राजा, है ना? अब जो महासामता था, वो सब लोगों के द्वारा चुना जाता था, ठीक है? और जो खेतिया था, तो खेतिया या खेटिया, ये खेती वर्ड यहीं से बना हुआ है ना? तो खेतिया का मतलब था लॉर्ड ऑफ द फील्ड, जो उनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को दूर करवाएगा। और थर्ड जो टाइटल था राजा, वो कौन होता था? वन हू चार्म्स द पीपल बाय मीन्स ऑफ धर्म। एक तरह से धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए उसको चूज़ किया जाता था, है ना? तो आपस में ये 3 लोग चूज़ कर लिए गए। अब आगे चल के इन्हीं में से जो राजा है, बेसिकली वो राजा का कॉन्सेप्ट जो है आगे चलता गया और स्टेट का एक्सपेंशन उस राजा के द्वारा होने लगा। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हमें ये पता चलता है कि लोगों ने आपस में ही रूल एंड रेगुलेशन बनाने का काम किया और आपस में एग्रीमेंट करने शुरू किए ताकि उनके डिस्प्यूट्स जो हैं वो स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर खत्म हो सके। तो ये हमारी 4 थ्योरी थी। अब इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है, वो है कि इंडिया के एंशिएंट इंडिया के अंदर स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें कौन-कौन सी स्टेजेस हैं? तो बेसिकली उसमें 6 मेन स्टेजेस हैं। पहली स्टेज को बोलते हैं अर्लीएस्ट स्टेज और इस अर्लीएस्ट स्टेज के अंदर ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी हुआ करती थी। मतलब ट्राइबल लोग रहा करते थे और उनके बीच में मतलब कई सारे ट्राइबल लोग थे और उनके बीच में बेसिकली लड़ाइयाँ हुआ करती थी और इस एज को हम बोलते हैं द एज ऑफ ऋग्वेदा वाज़ प्राइमरीली अ पीरियड ऑफ असेंबली। सेकंड स्टेज को हम बोलते हैं सेकंड स्टेज जो जब शुरू हुई तो उसमें बेसिकली क्या होने लगा ये जो ट्राइबल पॉलिटी थी ये ब्रेकअप होने लगी, ये टूटने लगी क्योंकि लोगों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और बेसिकली राजनायिका क्षत्रिय और ऑर्डिनरी बिजनेसमैन जो हुआ करते थे उनके बीच में लड़ाइयाँ होने शुरू हो गई। एक तरह से सोल्जर जो हो गए, है ना? और जो बिज़नेस करते थे उस टाइम पे उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए तो ये जो ट्राइबल असेंबलीज़ थी ये ब्रेक होने लगी।
अच्छा, इन असेंबलीज में जो चीफ हुआ करते थे, सॉरी, जो प्रीस्टहुड हुआ करते थे, या जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, या और मैं कहूँ पुजारी हुआ करते थे, वो इन चीफ्स की हेल्प किया करते थे कि भाई कोई जो है एक पुजारी जो है राजनायका क्षत्रिय का जो चीफ है उनकी हेल्प कर रहा है, कोई बिजनेसमैन की जो क्लास है उनको क्या कहते हैं हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे दिस स्टेज सॉ द बिगिनिंग ऑफ टैक्सेस। आज की डेट में भी हम लोग टैक्स देते हैं। तो इंडिया के अंदर जो टैक्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ वो सेकंड स्टेज से स्टार्ट हुआ। और दिस स्टेज सॉ द बिगिनिंग ऑफ टैक्सेस एंड क्लासेस और वर्न्स, और जो लोगों को कास्ट सिस्टम में डिवाइड करने का काम हुआ वो भी इसी स्टेज में हुआ। और आगे चल के वो थर्ड स्टेज में जाके और ज़्यादा फर्म हो गया, है ना? फिर थर्ड स्टेज को अगर हम बोलें तो यहाँ पे थर्ड स्टेज तक आते-आते स्टेट का जो फॉर्मेशन है वो फुल फ्लेज्ड हो चुका था। अब राज्य जो है अच्छे से बनने लगे थे। और यहाँ पे कई तरह की हमें डायनेस्टी देखने को मिलते हैं, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा खोसला डायनेस्टी या मगध डायनेस्टी यहाँ पे इवॉल्व हो गई, और इन्होंने अपने-अपने राज्य बना लिए। और जो ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल ओलिगार्चीज़ मतलब जो ट्राइबल असेंबलीज़ थी, वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक फैल गई और हिमालय के फुटहिल्स तक फैल गई। और यहाँ पे थर्ड स्टेज में हमने पहली बार देखा कि large standing armies and organized machinery for the collection of land revenue। जो कोसला डायनेस्टी या मगध डायनेस्टी के अंदर जो राजा हुआ करते थे, वो उनके पास स्टैंडिंग आर्मीज हुआ करती थी, मतलब अपनी एक जो है सेना हुआ करती थी। और साथ में उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी ऑफिसर्स की डेवलप करी जो बेसिकली लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करते थे। फिर हम देखते हैं फोर्थ स्टेज जिसको हम मौर्य फेज भी बोलते हैं। और इस वाली स्टेज को बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन हुआ। ब्यूरोक्रेसी, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, वहां पे भी ब्यूरोक्रेसी की बात हुई थी। तो बेसिकली ऐसे ऑफिसर होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, और फिर वो जो है क्या कहते हैं पॉलिसी को गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए अप्लाई करती है ना? तो बेसिकली हिंदी में इसको बोलते हैं नौकरशाही, है ना? तो जितने भी आज की डेट में हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, है ना? वो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होते हैं, ठीक? तो क्योंकि अब राज्य की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी एंशिएंट इंडिया में वो एक्सपेंड हो रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो व उस टाइम पे ऑफिसर्स ना बोल के उनको क्या बोला जाता था? उनको मंत्री बोला जाता था, ठीक है? तो कई तरह के ऑफिसर या मंत्री को अपॉइंट किया गया, और वो जो है स्टेट के जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी या स्टेट के वेरियस अफेयर्स थे उनको मेंटेन करने का, उनको कंट्रोल करने का काम करते थे। लेकिन यहाँ पे लिखा है ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइज़ेशन। तो सेंट्रलाइज़ेशन का मतलब ये है कि ये सारे जितने भी मंत्री हुआ करते थे, ये राजा के अंडर में ही हुआ करते थे। मेन पावर जो है वो राजा के पास ही हुआ करती थी, या ये पूरी ब्यूरोक्रेसी राजा के अंडर में ही काम करती थी। और स्टेट जो है, राज्य जो है ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से अपने स्टेट के कई तरह के जो फंक्शन थे उनको कंट्रोल करता था। फिफ्थ स्टेज के अंदर क्या हुआ, ये जो ब्यूरोक्रेसी थी इसका डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे-जैसे स्टेट का एक्सपेंशन हुआ, एक स्टेट के अंदर कई सारे शहर आ गए, कई सारी सिटीज़, टाउन आ गए, तो अब पर्टिकुलर टाउन को सँभालने के लिए एक ऑफिसर बना दिया गया। दूसरे टाउन को सँभालने के लिए एक मंत्री अपॉइंट कर दिया राजा ने, है ना? तो पावर का डिवीज़न कर दिया, तो इसको बोला डिसेंट्रलाइजेशन। और यहीं पे बेसिकली जो आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस के बाद भी काफ़ी टाइम तक हमारे इंडिया के अंदर जमींदारी प्रथा रही, है ना? तो उस टाइम पे उसको सामंतवाद बोला जाता था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं 5th स्टेज में ज़्यादा डेवलप हुई। अ, और जो राज्यों का एक्सपेंशन था वो दक्कन और नॉर्थ इंडिया पूरे दक्कन तक फैल चुका था, दक्षिण भारत तक फैल चुका था। और अ जो मिलिट्री एलिमेंट था वो बेसिकली फोर फ्रंट में आ गया था, मतलब मिलिट्री जो थी, आर्मी जो थी, उसको एक खास इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। फिर जो लास्ट स्टेज है उसको हम गुप्ता पीरियड भी बोलते हैं, मे बी कॉल्ड द पीरियड ऑफ प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी। लैंड ग्रांट्स आर नाउ प्लेड एन important part in the formation of the political structure, and those
made by the Gupta feudatories conferred fiscal and administrative privileges on priestly beneficiaries। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स या इम्पोर्टेंट मंत्री हुआ करते थे राजा के यहाँ पे, उनको ज़मीनें दान में दी जाने लगी, लैंड ग्रांट्स, है ना? अब वो इस जब उन्हें ज़मीनें मिल जाती थी खूब सारी, अब उन ज़मीन पे एग्रीकल्चर करवाना है, उन ज़मीनों पे काम करवाना है, तो उन्होंने मज़दूरों को रखना शुरू किया। तो यहाँ पे भी कहीं न कहीं जो सामंतवाद है, ज़मींदारी प्रथा है, उसको और अधिक बल मिला। ठीक है? तो ये बेसिकली हम 6 स्टेज में देखते हैं कि स्टेट का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ और इन स्टेट में एक तरह से स्मॉल लेवल पे हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था। तो हम फर्स्ट लेक्चर में इतना ही रखेंगे। अब आप जो हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल है लर्न कॉन्स्टिट्यूशन विद राजीव, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? सारे वीडियो आपको उसपे टाइम टू टाइम मिलते जाएँगे और बाकी और कॉलेजेस में आपके जानने वाले जो हैं उनको शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे बेनिफिट उठा उठा सकें। तो अब मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। थैंक यू।